पिछले वीडियो लेक्चर में आप लोगों ने पर्वत के विषय में, माउंटेन के विषय में विस्तृत अध्ययन किया था। आज हम लोग द्वितीय श्रेणी के ही एक और ऊंचावच जिसे पठार कहा जाता है उसके विषय में जानेंगे। उस दिन भी मैं स्टार्टिंग में ही बताया था कि प्रथम श्रेणी के ऊंचावच में महाद्वीप और महासागर आते हैं, जबकि द्वितीय श्रेणी के ऊंचावच में पर्वत पठार मैदान आते हैं। तो पर्वत आप लोगों ने पढ़ लिया है, आज हम लोग पठार पढ़ेंगे। उस दिन पर्वत की चर्चा करते समय मैं बताया था कि पठार भी ऊंचाई वाले भाग होते हैं, लेकिन उनका ऊपरी सिरा जो है सपाट होता है और किनारों का जो ढाल है वो एकदम खड़ा होता है, लगभग स्टीप स्लोप मिलता है, तीव्र ढाल मिलता है। तो अगर परिभाषा के तौर पर कहा जाए तो धरातल के ऊंचे वे भाग जिसकी ऊंचाई 300 मीटर से अधिक हो तथा जिस ऊपरी सिरा सपाट हो एवं किनारे खड़े ढाल वाले हों, ऐसे ऊंचे भागों को पठार कहा जाता है। इस धरातल के कुल क्षेत्रफल के लगभग 33% भाग पर इन पठारों का विस्तार मिलता है। पठारों के निर्माण के अनेक कारण हैं, जैसे धरातल में परिवर्तन हुआ, अर्थ मूवमेंट में आपने पढ़ा ही है कि अपवर्ड मूवमेंट, डाउनवर्ड मूवमेंट। अगर अपवर्ड मूवमेंट होता है, धरातल का कोई भाग ऊपर उठ जाता है, कारण कुछ भी हो, तो वैसे पठारों का निर्माण हो सकता है। या कोई भाग नीचे चला गया तो आसपास का भाग जो है अपने आप ऊंचा हो जाएगा, जिससे भी पठारों का निर्माण होता है। हिमानी ग्लेशियर के कटाव से भी पठारों का निर्माण होता है। ये अपर्दन के जितने भी रूप हैं, ग्लेशियर हो, पवन हो, नदी हो, इन सबों से भी पठारों का निर्माण होता है। साथ ही साथ ज्वालामुखी उद्गार हुआ, दरारी उद्गार हुआ, बहुत दूर तक लावा का विस्तार हो गया, लावा का जमाव हो गया, उससे भी पठार का निर्माण हो गया। तो कहने का मतलब कि विभिन्न ऐसे कारण हैं जिससे इन पठारों का निर्माण होता रहता है। लेकिन सबसे जो महत्वपूर्ण है आपके लिए खास करके पठारों के प्रकार और उनके उदाहरण यही परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। इनको हम ऐसे तो कई आधारों पर बांटा गया है, लेकिन यहाँ पर केवल 2 आधार आपके सामने हम रख रहे हैं। पहला, उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर पठारों को हम लोग 5 भागों में विभाजित कर सकते हैं। पहला है इंटरमोंटे प्लेटो, अंतः पर्वतीय पठार। परिभाषा ध्यान से सुनेंगे आपको याद हो जाएगा। अंतः पर्वतीय का मतलब हुआ कि वैसा पठार जो 2 पर्वतों के बीच में स्थित हो, वैसे पठारों को अंतः पर्वतीय इंटरमोंटे प्लेटो कहते हैं। जैसे आपका तिब्बत का पठार, दक्षिण में हिमालय पर्वत है, उत्तर में क्युनलुन है, बीच में तिब्बत। अब इस तरह से तिब्बत का पठार आपके इंटरमोंटे प्लेटो का एग्जाम्पल हो गया, अंतः पर्वतीय पठार का उदाहरण हो गया। इसी तरह एशिया माइनर का पठार, या आप टर्की का पठार भी उसे कहते हैं। एक तरफ जाग्रोस पर्वत, दूसरे तरफ पोंटिक पर्वत, दोनों के बीच में एशिया माइनर का पठार। इस तरह से आपका बोलिविया का पठार, पेरू का पठार, मैक्सिको का पठार, साथ ही साथ कोलंबिया का पठार, ये सब ऐसे पठार हैं जो 2 पर्वतों के बीच में स्थित हैं। इस नाते इन्हें इंटरमोंटे प्लेटो कहा जाता है, अंतः पर्वतीय पठार कहा जाता है। सेकेंड है आपका पिडमॉन्ट प्लेटो। पिडमॉन्ट की हिंदी होती है
गिरिपदीय पठार। अब इस शब्द पे ध्यान दीजिए, गिरि मतलब पर्वत, पद मतलब पैर, यानी पर्वतों के पैर, अर्थात पर्वतों की तराई में पर्वतों से उतरने के बाद उनके तराई में स्थित पठारों को पिडमॉन्ट या गिरिपदीय पठार कहते हैं। इसके एग्जाम्पल के तौर पर पिडमॉन्ट पठार यूएसए का, इस नाम पर ही पठार है। पिडमॉन्ट पठार यूएसए का, आपका कोलोराडो का पठार वो भी यूएसए में है। दक्षिण अमेरिका में है पैटागोनिया का पठार। ये सभी पठार पिडमॉन्ट पठार के उदाहरण हैं। तीसरा है डोम शेप प्लेटो, गुंबदाकार पठार। अब इसमें विभिन्न प्रकार के अपर्दन के जो कारक होते हैं वो ऊंचे भागों पर अनवरत अपना जो है कटाव की क्रिया, अपर्दन, अपक्षय, बृहत्क्षरण आदि बाह्य प्रक्रियाएं घटित होती रहती हैं, जिससे विभिन्न पठारों का ऊपरी भाग गुंबदाकार हो जाता है, डोम शेप्ड हो जाता है। ऐसे पठारों को गुंबदाकार पठार कहा जाता है। इसके एग्जाम्पल के तौर पर आपका जो भारत का छोटानागपुर पठार है वो गुंबदाकार पठार का उदाहरण है। अमेरिका यानी यूएसए के ओजार्क का पठार वो भी गुंबदाकार पठार का उदाहरण है। कॉन्टिनेंटल प्लेटो, महाद्वीपीय पठार, नाम से ही क्लियर है। वैसे पठार जिसका क्षेत्रफल ज्यादा हो, जिसका विस्तार ज्यादा हो, वैसे पठारों को कॉन्टिनेंटल प्लेटो कहा जाता है, महाद्वीपीय पठार कहा जाता है। जैसे आपका दक्षिण भारत का प्रायद्वीपीय पठार, ऑस्ट्रेलिया का पठार, अरब का पठार, साउथ अफ्रीका का पठार, ये सभी पठार जो हैं कॉन्टिनेंटल प्लेटो के अंतर्गत आते हैं। वोल्केनिक प्लेटो, ज्वालामुखी पठार, ज्वालामुखी उद्गार हुआ, लावा मैग्मा सहित तमाम पदार्थ पृथ्वी के आंतरिक भाग से ऊपर धरातल पर आकर जमा हुए, उससे जब पठारों का निर्माण होता है वैसे पठारों को वोल्केनिक प्लेटो कहा जाता है, ज्वालामुखी पठार कहा जाता है। अब जैसे आपका अभी मैंने आंसर दिया था कोलंबिया का पठार, कोलंबिया का पठार आपको मैंने इंटरमोंटे प्लेटो में भी बताया था। तो कोलंबिया का पठार दोनों का एग्जाम्पल है, इंटरमोंटे यानी अंतः पर्वतीय पठार का भी उदाहरण है और वोल्केनिक प्लेटो का भी उदाहरण है। क्योंकि कोलंबिया के पठार का निर्माण चूंकि ज्वालामुखी क्रिया द्वारा हुआ है इसलिए उसको वोल्केनिक प्लेटो के अंतर्गत रखते हैं, लेकिन उसका जो लोकेशन है, उसकी जो अवस्थिति है वो दो पर्वतों के बीच में है, यही कारण है कि उसे इंटरमोंटे प्लेटो के अंतर्गत भी रखते हैं। तो इस तरह से वोल्केनिक प्लेटो में कोलंबिया के अतिरिक्त आपका पैटागोनिया का पठार भी वोल्केनिक प्लेटो है। आपके यहाँ दक्कन का पठार, जो दक्कन ट्रैप है, वो भी आपका वोल्केनिक प्लेटो का उदाहरण है। तो इस तरह से इसके एग्जाम्पल्स बहुत महत्वपूर्ण हैं। दूसरा जो पठारों के वर्गीकरण का आधार है, अपर्दन की अवस्था के आधार पर। एक भूगोलविद हुए थे लोबेक, लोबेक महोदय ने पठारों को अपर्दन की अवस्था के आधार पर विभाजित किया है। इसमें उन्होंने यंग प्लेटो, युवा पठार, मैच्योर प्लेटो, ओल्ड प्लेटो एंड रेजुनवेटेड प्लेटो, इसे पुनर्नवीनीकृत पठार या पुनर्यवित पठार भी कहा जाता है। वैसे पठार जिस पे ज्यादा अपर्दन नहीं हुआ है, अपर्दन मतलब कटाव ज्यादा नहीं हुआ है, वैसे पठारों को लोबेक महोदय ने यंग प्लेटो कहा है। वो चाहे आपका कोलोराडो का पठार हो, एग्जाम्पल ध्यान से सुनिएगा, कोलोराडो का पठार हो या इडाहो का पठार हो, दोनों यूएसए में हैं और दोनों यंग प्लेटो के युवा पठार के उदाहरण हैं।
दूसरा है मैच्योर प्लेटो। इसमें यंग प्लेटो के बाद यानी इसका अपरदन थोड़ा बहुत हुआ है, यंग से ज्यादा हुआ है, युवा पठार की तुलना में ज्यादा हुआ है, वैसे पठारों को मैच्योर पठार कहा जाता है, मैच्योर प्लेटो कहा जाता है। जैसे उत्तरी अमेरिका का अपलेशियन पठार इसका सबसे सही उदाहरण है। एंड थर्ड, ओल्ड प्लेटो, जीर्ण पठार, इसका सबसे अच्छा उदाहरण रांची का पठार है। इसमें मैं बताना चाहूंगा कि वैसे पठार जिसका अपरदन बहुत ज्यादा हो गया है, वैसे पठारों को ओल्ड प्लेटो, जीर्ण पठार या वृद्ध पठार कहा जाता है। कटाव की क्रिया साइक्लिक प्रोसेस में घटित होती है। इसके लिए भूगोल में एक शब्द आता है इरोजनल साइकिल, अपरदन चक्र। तो जब एक ही पठार पर अलग अलग समय में विभिन्न अपरदन चक्र चल चुके हैं, अनेकों बार कटाव की प्रक्रियाएं घटित हो चुकी हैं, तो पठार कटते अपर्दित होते होते सपाट मैदान के रूप में परिवर्तित हो जाता है। वैसे पठारों को ओल्ड प्लेटो कहा जाता है, वृद्ध पठार कहा जाता है, और रांची का पठार इसका सर्वोत्तम उदाहरण है। इसमें 2-3 शब्द और इंपॉर्टेंट है जो आपसे मैं बताना चाहूंगा। इन ओल्ड प्लेटो की पहचान मेसा और बूटी, मेसा और बूटी मेसा और बूटी से होती है। अब आप पूछेंगे कि मेसा क्या होता है भाई, बूटी क्या होता है? तो मैंने ओल्ड प्लेटो के विषय में बताते समय ही बताया कि कई बार इनका कटाव होता रहता है। उन कटावों के बाद, जो अपरदन के बाद कुछ कठोर जो चट्टानें होती हैं, खास करके आग्नेय चट्टानें, इग्नियस रॉक, उसका कुछ भाग शेष रह जाता है। वो पहाड़ी के रूप में, छोटी छोटी पहाड़ी के रूप में मौजूद रहते हैं, उसी को मेसा कहा जाता है। और मेसा के ही छोटे रूप को बूटी कहा जाता है। कटाव के दौरान अगर बड़ी पहाड़ी, बड़ा टीला कह लीजिए, अगर बचता है तो उसे मेसा कहा जाएगा, और मेसा के ही छोटे रूप को बूटी कहा जाएगा। इनका अक्सर निर्माण जो होता है आग्नेय चट्टानों के अपरदन के बाद शेष रहने के कारण होता है। और मेसा और बूटी की उपस्थिति ओल्ड स्टेज का परिचायक होता है। तो ये ओल्ड प्लेटो जो होते हैं, ये पेनी प्लेन के रूप में हो जाते हैं, संप्राय मैदान के रूप में हो जाते हैं। अब आप कहेंगे कि पेनी प्लेन क्या है भाई? फीचरलेस प्लेन इज कॉल्ड पेनी प्लेन। आकृति विहीन मैदानों को पेनी प्लेन कहा जाता है। ये जो शब्द पेनी प्लेन है, ये प्रसिद्ध भूगोलवेता, जो अमेरिकन भूगोलवेता है, WM डेविस महोदय द्वारा दिया गया है। डेविस महोदय ने बताया है अपने अपरदन चक्र में कि जब पूरा अपरदन समाप्त हो जाता है तो समतल धरातल बचता है, और उसी समतल धरातल को पेनी प्लेन कहा जाता है, संप्राय मैदान कहा जाता है। तो ओल्ड स्टेज में जो पठार होते हैं, ये पेनी प्लेन की अवस्था में पहुंच जाते हैं। रांची का पठार, इसका एग्जाम्पल मैंने बताया ही। रेजुनवेटेड प्लेटो, पुनर्नवीनीकृत या पुनर्यवित पठार, किसी भी कारण से अगर कोई पठार का कोई भाग ऊपर उठ जाता है, तो वैसे पठारों को पुनर्यवित पठार कहा जाता है। आपको मालूम ही है कि धरातल के अंतर्गत अंदर जो है तमाम तरह की क्रियाएं, प्रक्रियाएं, बल क्रियाशील रहते हैं। उन्हीं बलों के कारण कभी कभी किसी पठार का भाग ऊपर उठ जाता है,
उसमें उत्थान हो जाता है, अपलिफ्टमेंट हो जाता है, तो वैसे पठारों को पुनर्जीवित पठार कहा जाता है। जैसे उत्तरी अमेरिका का मिसौरी का पठार है, आपका रांची का पठार है, इसी का एग्जाम्पल है। रांची का पठार बार बार आ रहा है, रांची का पठार बड़ा परीक्षा में पूछता भी है। रांची के पठार हमेशा याद रखिएगा। यहाँ पर पाट प्रदेश, पाट रीजन, पाट रीजन जो है, जो अभी मैं पेनी प्लेन बता रहा था, उसका एग्जाम्पल है। क्वेश्चन आता रहता है खास करके भूगोल में। तो पाट प्रदेश, रांची का, ये सब रेजुनवेटेड पुनर्जीवित पठार के एग्जाम्पल हैं। अब पठारों से जो कुछ क्वेश्चन इंपॉर्टेंट आपके उसमें पूछा जाता है, वो मैं आपको बता दूं। क्वेश्चन पूछता है कि विश्व में सबसे ऊंचा पठार, हालांकि गूगल पे देखेंगे तो देगा पामीर का पठार, लेकिन विश्व का सबसे ऊंचा पठार तिब्बत का पठार है। पामीर के पठार को विश्व की छत, रूफ ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है। इसके बाद कुछ पठार ऐसे होते हैं जो पवन के निक्षेपण से बनते हैं, यानी पवन बालू कंकड़ पत्थर उड़ा ले जाता है, उड़ा ले जाकर जमा कर देता है, और उसके जमा करने की प्रक्रिया को ही निक्षेपण कहा जाता है, डिपोजिशन कहा जाता है। उसके जमाव से भी विभिन्न पठारों का निर्माण होता रहता है। ऐसे पठारों को लोयस पठार कहा जाता है। लोयस पठार आपके चीन में है, और पाकिस्तान का जो पोटावार का पठार है वह भी लोयस पठार का ही उदाहरण है। अब एक क्वेश्चन आता है कि विश्व का सबसे गहरा कैनियन, कैनियन मतलब गहरी घाटी, नदी का पढ़ाएंगे तो कैनियन शब्द आएगा, उस समय डिटेल चर्चा करेंगे। अभी बस केवल आप इतना ही समझिए कि कैनियन मतलब गहरी संकरी घाटी। तो विश्व का सबसे गहरा कैनियन, ग्रांड कैनियन किस पठार पर है? तो आपका आंसर होगा कोलोराडो पठार। कोलोराडो पठार पर विश्व का सबसे गहरा ग्रांड कैनियन स्थित है। इस समय विश्व का सबसे उष्णतम स्थल, सबसे गर्म स्थल जो मृत घाटी है, कभी कभी पूछ देता है कि वो किस पठार पर स्थित है। उसका एक भाग में ग्रेट बेसिन पठार का विस्तार मिलता है। इसी तरह चेरापूंजी पठार, म्यांमार का शान का पठार, कभी कभी पूछ देता है कि एक किस प्रकार के पठार हैं। तो ये सब जलकृत पठार हैं, फ्लूवियल प्लेटो हैं। इनके निर्माण में जल की महत्वपूर्ण भूमिका है। इसके साथ ही साथ एक दो बातें और आपसे शेयर कर दें। जैसे भारत का छोटानागपुर पठार है, पठारों का निर्माण पर्वतों की तुलना में प्राचीनतम है। इनमें जो चट्टानें पाई जाती हैं उनका अपेक्षाकृत बहुत ज़्यादा रूपांतरण हुआ है। यही कारण है कि विश्व में सबसे अधिक खनिज संसाधन इन पठारों में ही पाए जाते हैं। जैसे आपके छोटानागपुर पठार, छोटानागपुर पठार ही ले लीजिए, लोहा कोयला से लेके यूरेनियम तक सब खनिज थोड़े बहुत मात्रा में अवश्य रूप से पाए जाते हैं। यही कारण है कि छोटानागपुर को हार्ट ऑफ इंडिया कहा जाता है, भारत का हृदय स्थल कहा जाता है, भारत का रूर क्षेत्र भी कहा जाता है। इसी तरह आपका ओजार्क पठार जो यूएसए में है, वो सीसा एवं जस्ता के लिए प्रसिद्ध है। जाम्बिया का कटंगा पठार वो तांबे के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। ये तो हो गया खनिज संसाधन। इसके साथ ही साथ जो पठार ज्वालामुखी से निर्मित हैं, जैसे आपका उदाहरण के तौर पर दक्कन का पठार लिया जाए, दक्कन ट्रैप को लिया जाए, तो क्रीटेशियस युग में इस दक्कन के पठार पर लावा का बड़े पैमाने पर उद्गार हुआ था। क्रीटेशियस युग में जो लावा का उद्गार हुआ उसमें बैसाल्ट लावा की अधिकता थी।
बैसाल्ट लावा का एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा कि बैसाल्ट लावा का जब भी उद्गार होता है तो उसके बाद विभिन्न प्रक्रियाओं से गुजरने के बाद जिस मिट्टी का निर्माण होता है वो मिट्टी काली मिट्टी होती है, जो बहुत ही फर्टाइल मिट्टी होती है। और आपके पूरा दक्कन ट्रैप पर भारत में क्रिटेशियस युग में बैसाल्ट लावा के उद्गार से वहां पर काली मिट्टी का निर्माण हुआ है। और काली मिट्टी फर्टाइल होने के साथ ही साथ यह कृषि कार्य के लिए बहुत ही उपयुक्त मिट्टी होती है। इसमें कपास, गन्ना, ये सब प्रमुख फसलों का उत्पादन होता है। तो पठारों के जो एग्जाम्पल्स हैं, उदाहरण हैं, उसको आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। इसी के साथ इंडोजेनेटिक जो फोर्सेज थीं, आंतरिक जो शक्तियां थीं, वो टॉपिक आज समाप्त हुआ। अगले वीडियो लेक्चर में हम लोग एक्सोजेनेटिक बाह्य शक्तियों के विषय में पढ़ेंगे। धन्यवाद।